तो कभी सोचा है कि दुनिया को थोड़ा और बेहतर कैसे समझें? मतलब वो तरीके जिनसे हम अपनी सोच का दायरा खोल सकें, चीजों को ज्यादा साफ देख पाएं। बिल्कुल। ये असल में एक सफर जैसा है, अपनी समझ को बेहतर बनाने का, ये जानने की कोशिश कि दुनिया चलती कैसे है। हाँ, ताकि हम मतलब कम गलतियां करें, है ना, बेहतर फैसले ले पाएं। सही। और कई बार ना सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही होते हैं, हमारा अपना नजरिया या हमारा वो अहंकार कि हम सब जानते हैं। या फिर ये कि हमारे फैसलों का नतीजा क्या होगा, उससे हम कितने दूर हैं। हाँ, वो ग्रीक पहलवान एंटियस वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, वो जिसे जमीन से जुड़े रखो तो कोई हरा नहीं सकता था। बिल्कुल। हमें भी अपनी समझ को ना असलियत की जमीन पर टिकाए रखना होता है। सही कहा, वरना हम हवा में उड़ने लगते हैं। चलो इसी सोच के साथ कुछ कुछ दिलचस्प तरीकों पर बात करते हैं। जरूर। पहला एक बहुत जरूरी विचार है जिसे कहते हैं नक्शा इलाका नहीं होता। नक्शा इलाका नहीं होता? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी चीज का जो विवरण है या मॉडल है या नक्शा है, वो चीज खुद नहीं है। हम्म। जैसे मान लीजिए लंदन अंडरग्राउंड का नक्शा हम्म। यात्रियों के लिए कितना जरूरी है ना? हाँ, बहुत। पर क्या वो नक्शा आपको असल स्टेशन की भीड़ या वहां की गंध या शोर का अनुभव करा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस लाइंस और डॉट्स हैं। हाँ, वो बस एक प्रतिनिधित्व है, हम्म। असलियत का एक सरलीकृत रूप। और ये सरलीकरण जरूरी भी है शायद। मतलब अगर नक्शा हूबहू इलाके जैसा हो गया तो वो नक्शा ही नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा फिर वो। सही बात है। नक्शे जानबूझकर अधूरे होते हैं ताकि वो उपयोगी हों। खतरा तब होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये अधूरा है, हम नक्शे को ही असलियत मान बैठते हैं। अच्छा, जैसे? कोई उदाहरण? जैसे सोचिए कोई कंपनी सालों पुराने मार्केट रिसर्च के नक्शे पर अपनी पूरी रणनीति बना रही है, जबकि इलाका यानी बाजार वो तो पूरी तरह बदल चुका है। तो जाहिर है रणनीति फेल होगी। बिल्कुल। या जैसे न्यूटन के नियम थे भौतिकी के, बहुत काम के नक्शे थे लंबे समय तक। हाँ थे तो। पर फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने दिखाया कि ये नक्शा पूरी कहानी नहीं बताता, खासकर बहुत तेज गति या भारी गुरुत्वाकर्षण वाले इलाकों में। मतलब हमें अपने नक्शों को, अपनी सोच को लगातार चेक करते रहना पड़ता है, असलियत के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, अपडेट करते रहना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि क्या मेरा दुनिया को देखने का ये नक्शा आज भी काम का है? ये बात हुई। और इसी से जुड़ा है शायद अगला आइडिया, अपनी योग्यता का दायरा पहचानना, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। ये समझना कि आप सच में गहराई से क्या जानते हैं और कहाँ आपकी जानकारी बस ऊपरी है, सुनी सुनाई। अपनी हद पहचानना एक तरह से। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आप किस गली मोहल्ले के पक्के वाले हैं, जहां आपको सब पता है कौन कहाँ रहता है, दुकान कब खुलती है, कब बंद होती है। और कहाँ आप बस एक टूरिस्ट हैं जिसने बस ऊपर ऊपर से देखा है। तो अपने दायरे के अंदर हम ज्यादा भरोसे से काम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वहां आप न सिर्फ ये जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी आप ये जानते हैं कि आप क्या नहीं जानते। क्या नहीं जानते, ये जानना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि तभी आप बड़ी गलतियों से बचते हैं। अपनी सीमाओं का ज्ञान ही असली ताकत है। वो वॉरेन बफे की कहानी है ना, मिसेस बी वाली। हाँ हाँ, वो महिला जो शेयर बाजार वगैरह नहीं समझती थी, लेकिन अपने शहर में फर्नीचर और रियल एस्टेट में माहिर थी। बिल्कुल। और वो बस उसी दायरे में रहीं जिसमें उनकी पकड़ थी और जबरदस्त कामयाब हुई। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश ही ना करें, हमेशा सेफ खेलें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये बिल्कुल नहीं है। दायरा बढ़ाना जरूरी है विकास के लिए। तो फिर? मतलब ये है कि दायरा समझ बूझ कर बढ़ाया जाए, ये जानते हुए कि कब आप अपने मजबूत इलाके में हैं और कब आप अनजान पानी में उतर रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरी जागरूकता के साथ। हाँ, पूरी जागरूकता के साथ। जागरूकता और शायद चीजों को एकदम नए सिरे से देखने की क्षमता। यहीं पर वो तीसरा विचार आता है, प्रथम सिद्धांतों से सोचना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। हाँ, ये थोड़ा गहरा है पर बहुत शक्तिशाली तरीका है। कैसे? क्या होता है ये प्रथम सिद्धांत से सोचना? इसका मतलब है किसी भी मसले को, किसी भी चीज को उसकी एकदम जड़ तक ले जाना, उसकी बुनियाद को समझना। बुनियाद मतलब? मतलब उसके सबसे मौलिक आधारभूत सच तक तोड़ना, ऐसी सच्चाइयां जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, जो किसी और धारणा या परंपरा पर टिकी ना हो। अच्छा, जैसे बच्चे पूछते हैं क्यों, पर ऐसा क्यों, जब तक सबसे असली जवाब ना मिल जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। ये जैसा होता आया है या सब ऐसा मानते हैं,
से आगे बढ़कर पूछना है कि इसका सबसे बुनियादी सच क्या है। लेकिन ये हर रोज की चीजों में कैसे लागू होगा, इतना गहरा विश्लेषण? शायद हर छोटी चीज के लिए नहीं, आप सही कह रहे हैं, हर रोज की छोटी मोटी बातों के लिए शायद जरूरत ना हो। तो फिर कब? या किसी पुरानी सोच को चुनौती देना हो, तब ये कमाल कर सकता है। कोई मिसाल? जैसे वो लैब में मांस उगाने का आइडिया है। हाँ, सुना है। वैज्ञानिकों ने क्या पूछा? मांस का मूल तत्व क्या है? स्वाद, बनावट, पोषक तत्व। क्या इसके लिए जानवर को मारना ही जरूरी है? उन्होंने इसे तोड़ा मौलिक स्तर पर कि ये कोशिकाओं का समूह है जिसे उगाया जा सकता है। इस पहली सोच ने, इस प्रथम सिद्धांत ने एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया, बजाय कि मौजूदा तरीकों में ही थोड़े सुधार करते रहते हैं। बिल्कुल, ये सचमुच की नई खोज का, इनोवेशन का रास्ता है। तो ये तीनों तरीके, नक्शे और इलाके का फर्क समझना, अपनी जानकारी की हदें पहचानना और चीजों की बुनियाद तक जाना, हाँ, ये सब असल में हमें एंटियस की तरह ही असलियत की जमीन पर मजबूती से खड़े रहने में मदद करते हैं, ताकि हम दुनिया को ज्यादा साफ देख सकें और शायद बेहतर फैसले ले सकें। बिल्कुल। और शायद खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है कि हम इन मानसिक औजारों का इस्तेमाल दुनिया को ज्यादा सच्चाई से देखने के लिए कर रहे हैं, या अनजाने में अपने ही बनाए नक्शों और दायरों में और ज्यादा उलझने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम ना सोचने के कुछ अलग अलग तरीकों पर बात करते हैं। ऐसे तरीके जो शायद हमें दुनिया को थोड़ा ज्यादा साफ देखने में मदद करें और हो सकता है बेहतर फैसले लेने में भी। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम बस वो देखते हैं जो सामने होता है ना, पहली नजर वाला असर। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर हम थोड़ा और आगे का सोचें, थोड़ा हटकर? वही, मतलब सिर्फ फौरन क्या नतीजा होगा ये सोचना काफी नहीं होता। कई बार जरूरी होता है कि हम अपने कामों के दूरगामी असर को समझें। दूरगामी असर? हाँ, और संभावनाएं क्या है उसका अंदाजा लगाएं। कभी कभी प्रॉब्लम को उल्टा करके देखना भी काम आता है। अच्छा। और हाँ, चीजों को सरल रखना और ये कि हर चीज के पीछे कोई बुरी नियत ही हो, ऐसा न सोचना। ये सब सोचने के औजार जैसे हैं। सही कहा, औजार। तो पहला औजार आप कह रही हैं कि आगे की सोचना, मतलब सिर्फ पहला कदम नहीं, उसके बाद क्या होगा वो भी। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग बस पहला असर देखते हैं। कोई फैसला लिया, उसका तुरंत नतीजा क्या हुआ, ये आसान है, ये पहला लेवल है। लेकिन गहराई से सोचने का मतलब है उन नतीजों के भी नतीजों को सोचना। इससे आप कह सकती हैं असर का असर। असर का असर? कोई उदाहरण है इसका? अरे हाँ, वो कहानी सुनी है। अंग्रेजों ने भारत में जहरीले सांपों को मारने पर इनाम रखा था। हाँ, सुना है। तो पहला असर क्या हुआ? लोग सांप मारने लगे, इनाम मिल रहा था। ठीक है। लेकिन फिर दूसरा असर हुआ, लोगों ने सोचा अरे वाह, इनाम कमाने का अच्छा तरीका है, तो उन्होंने सांप पालना शुरू कर दिया। क्या बात कर रही हैं? पालना शुरू कर दिया? हाँ, ताकि ज्यादा सांप मारकर ज्यादा इनाम कमा सके। तो हुआ क्या, समस्या घटने की बजाय बढ़ गई। अरे बाप रे, मतलब उन्होंने सेकंड लेवल का सोचा ही नहीं। बिल्कुल नहीं सोचा। ये जैसे आजकल जानवरों को एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो जल्दी मोटे हों, किसानों को फायदा, ये पहला असर है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन उसका दूसरा असर, वो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया सुपरबग्स, वो पनप रहे हैं और वो हम सब के लिए खतरा है। ये दूसरा तीसरा असर है। समझ गया, मतलब सिर्फ फौरी फायदे से आगे देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा औजार, संभावनाओं के हिसाब से सोचना। क्योंकि भविष्य पक्का तो है नहीं, है ना, अनिश्चित है। हाँ, ये तो है, कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। तो हम ठीक नहीं जान सकते कि क्या होगा, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं, संभावनाओं को तौल सकते हैं। ये कैसे करें, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, एक तरीका है कि जब कोई नई जानकारी मिले तो उसे पुरानी जानकारी के साथ रखकर देखें। जैसे मान लीजिए खबर आई कि शहर में चाकूबाजी की घटनाएं डबल हो गई। हाँ, तो डर लगेगा। हाँ, डर लगेगा, लेकिन रुकिए, पहले ये देखिए कि पहले कितनी थी। हो सकता है पहले 10,000 लोगों में सिर्फ एक घटना होती थी, अब 2 हो गई। अच्छा, मतलब बेस रेट बहुत कम था। हाँ, तो डबल होना भी शायद उतना बड़ा खतरा ना हो, लेकिन अगर डायबिटीज के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं साल दर साल, तो वो ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि पिछला ट्रेंड भी यही दिखा रहा है। ये बात तो सही है। और ये भी समझना शायद जरूरी है कि कुछ चीजों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, जैसे किसी की दौलत या शेयर बाजार, ये किसी की लंबाई या वजन जैसा नहीं है, जहां एक लिमिट होती है। शेयर बाजार रातों रात आधा हो सकता है
या डबल। सही कहा। और एक और चीज, हम अक्सर ना अपनी काबिलियत का या अपनी किस्मत का कुछ ज्यादा ही अच्छा अंदाजा लगा लेते हैं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, गलतियां अक्सर एक ही तरफ होती हैं। हम ज्यादा आशावादी हो जाते हैं, सोचते हैं शेयर बाजार में बहुत कमा लेंगे या ये प्रोजेक्ट टाइम पर हो ही जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भी तो ऐसा हुआ होगा, जासूस भेजते वक्त। अरे बिल्कुल, वेरा एटकिंस जैसे लोग जो जासूस चुनकर भेजते थे, उन्हें कितनी अनिश्चितता में फैसले लेने पड़ते होंगे। जानकारी भरोसेमंद नहीं, दुश्मन चालाक, सब कुछ संभावनाओं पर टिका था। ठीक है, तो दूर तक सोचना और संभावनाओं को तौलना और क्या तरीका है सोचने का? एक बड़ा मजेदार तरीका है इन्वर्जन, मतलब उल्टा सोचना। उल्टा सोचना, ये क्या है? मतलब किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए सीधे हल ढूंढने के बजाय ये सोचें कि आप असफल कैसे होंगे, या वो कौन सी चीजें जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। अच्छा, सफलता कैसे मिलेगी ये सोचने के बजाय असफलता से कैसे बचें ये सोचें। हाँ, या फिर जो आप बिल्कुल हासिल नहीं करना चाहते उसे कैसे रोकें। गणितज्ञ थे कार्ल जैकोबी, वो कहते थे हमेशा उल्टा सोचो। हमेशा उल्टा सोचो। हाँ, अगर कुछ पाना है तो सोचो कि क्या चीजें आपको रोकेंगी और फिर उन रुकावटों को हटाने पर काम करो। जैसे वो शर्लॉक होम्स वाला किस्सा। हाँ, उसे कीमती तस्वीर ढूंढनी थी। उसने ये नहीं सोचा कि चोर कहाँ छुपाएगा, उसने सोचा कि मालिक अगर इमरजेंसी हो तो तस्वीर बचाने के लिए कहाँ रखेगा। हाँ, मतलब ऐसी जगह जहां से जल्दी निकाल सकें। एग्जैक्टली। तो उसने आग लगने का ड्रामा किया और देख लिया कि मालिक किस चीज को बचाने भागा। वाह, ये तो कमाल का तरीका है। या जैसे वो जॉन बोगल, जिन्होंने इंडेक्स फंड बनाए, उन्होंने सोचा कि भाई शेयर बाजार को लगातार हराना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। तो क्यों ना ऐसा तरीका निकालें जिससे निवेशकों का नुकसान कम से कम हो। मतलब बाजार को नहीं हराने पर फोकस किया और इंडेक्स फंड बना दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी तो कुछ ऐसा ही किया था ना? बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि मरीजों का इलाज कैसे करें, उन्होंने आंकड़ों से ये पता लगाया कि मौतें क्यों हो रही हैं, किन चीजों से बचना है, जैसे गंदगी, खराब सफाई। तो उन्होंने उन चीजों को रोका जिनसे मौतें हो रही थी। उल्टा सोचा। ये तो बहुत बहुत कारगर लग रहा है। अच्छा, और एक सिद्धांत है ना कि जो सबसे सरल जवाब होता है अक्सर वही सही होता है। हाँ, ओकम्स रेजर। बिल्कुल, ये कहता है कि अगर किसी चीज की कई सारी वजह समझ आ रही हो तो आमतौर पर वो वजह सही होती है जो सबसे सीधी सादी हो, जिसमें कम चीजें माननी पड़े। मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थियरी बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर नहीं, हम कई बार बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। पति देर से घर आया, ओह गॉड कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, जबकि ज्यादा संभावना क्या है कि शायद ट्रैफिक में फंस गया हो या काम में देर हो गई हो। बिल्कुल, या पैर में दर्द है, कहीं कैंसर तो नहीं, हो सकता है जूता ही टाइट हो। सरल वजह को टेस्ट करना भी आसान होता है और अक्सर वही सही निकलती है। डेविड ह्यूम ने भी तो चमत्कारों के बारे में कुछ ऐसा ही कहा था। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ये मानना कि प्रकृति का नियम टूट गया यानी चमत्कार हुआ, इसकी बजाय ये मानना ज्यादा आसान और संभाव्य है कि या तो बताने वाले ने गलती की या हमें अभी प्रकृति का वो नियम पता नहीं है। सही है। या वो खगोल शास्त्री थी वेरा रूबिन, उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज जितनी तेजी से घूम रही हैं वो मौजूदा फिजिक्स से समझाया नहीं जा सकता। तो सबसे सरल व्याख्या क्या थी? कि कोई अनदेखा पदार्थ है डार्क मैटर, जिसका गुरुत्वाकर्षण असर डाल रहा है। हालांकि डार्क मैटर अभी तक मिला नहीं है, पर ये उस वक्त सबसे सरल व्याख्या थी। लॉस एंजलिस में वो पानी के ऊपर काली बॉल्स डाली थी, वो भी इसी का उदाहरण है। हाँ, जलाशय में हानिकारक रसायन बन रहे थे। महंगे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बजाय उन्होंने लाखों काली प्लास्टिक की गेंदें डाल दी। सूरज की रोशनी रुक गई, रिएक्शन बंद हो गया। सरल, सस्ता, कारगर। क्या बात। डॉक्टर भी तो यही सोचते हैं, खुरों की आवाज सुनो तो घोड़े के बारे में सोचो, ज़ेब्रा के बारे में नहीं। मतलब पहले आम बीमारी सोचो, दुर्लभ नहीं। हाँ, ये बात सही है। लेकिन कभी कभी चीजें वाकई में जटिल होती हैं, है ना? जैसे हवाई जहाज उड़ाना। बिल्कुल, ये याद रखना जरूरी है। हमें जबरदस्ती चीजों को सरल नहीं बनाना चाहिए जहां वो है ही नहीं। हवाई जहाज उड़ाना जटिल है, कोई बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड समझना जटिल हो सकता है, वहां सरलता काम नहीं आएगी। ठीक है। और एक आखिरी नजरिया,
वो जो आपने शुरू में कहा था कि हर चीज के पीछे बुरी नीयत ना देखें। हाँ, हैनलिन्स रेजर ये कहता है कि अगर कोई गड़बड़ हुई है या कोई बुरा नतीजा निकला है तो उसे किसी की बुरी नीयत या साजिश मानने से पहले ये सोचो कि कहीं ये सिर्फ बेवकूफ़ी या गलती या लापरवाही का नतीजा तो नहीं। मतलब अज्यूम इनकॉम्पिटेंस बिफोर मैलिस। हाँ, कुछ वैसा ही। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी ने सड़क पर कट मारा तो जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए किया। हाँ, गुस्सा आता है एकदम से। जब भी कुछ बुरा होता है हमारी पहली प्रवृत्ति होती है कि किसी विलन को ढूंढे, किसने किया ये, जरूर किसी की साजिश है। लेकिन ज्यादातर मामलों में वो बस एक अनजाने में हुई गलती होती है, सिस्टम की खराबी होती है। जैसे वो रोमन सम्राट होनोरियस का किस्सा, जिसने अपने जनरल स्टिलिको को मारवा दिया था। हाँ, उसे शक हुआ कि स्टिलिको सत्ता हथियाना चाहता है, उसने उसे मरवा दिया। नतीजा, रोम का सबसे काबिल जनरल चला गया और रोम और कमजोर हो गया, जिसका नतीजा बाद में उसके पतन में निकला। हो सकता है स्टिलिको की नीयत बुरी न हो, बस उसके कुछ फैसले गलत लगे हों सम्राट को। शक ने सब बिगाड़ दिया। बिल्कुल। या वो क्यूबन मिसाइल संकट का किस्सा सोचे। रूसी पनडुब्बी पर अमेरिकी जहाज चेतावनी वाले चार्ज गिरा रहे थे। पनडुब्बी के 2 सीनियर अफसर परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने को तैयार थे। उन्हें लगा हमला हो रहा है। अरे बाप रे। लेकिन तीसरे अफसर वासिली आर्केपोव, उसने मना कर दिया। उसने कहा हो सकता है ये हमला ना हो, कोई गलतफहमी हो। उसकी समझदारी ने शायद दुनिया को परमाणु युद्ध से बचा लिया। उसने बुरी नीयत मानने के बजाय गलतफहमी की संभावना को चुना। कमाल है। मतलब ये मान लेना कि लोग जानबूझकर बुरा कर रहे हैं, ये अक्सर सही नहीं होता। हाँ, ज्यादातर लोग बस इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लापरवाह हो सकते हैं। लेकिन जानबूझकर बुरा करने वाले शायद उतने नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। तो आज हमने सोच के कई दिलचस्प औजारों पर बात की। मतलब अपने कामों के दूसरे तीसरे लेवल के असर सोचना, हाँ, संभावनाओं को तौलना, किसी प्रॉब्लम को सीधा हल करने के बजाय उल्टा सोचना, यानी असफलता से बचना, सरल जवाबों को पहले देखना, और हर गड़बड़ के पीछे बुरी नीयत या साजिश न ढूंढना, बल्कि गलती या लापरवाही की संभावना पर भी गौर करना। बिल्कुल। ये सब मेंटल मॉडल्स हैं, सोचने के तरीके हैं। ये हमें चीजों को थोड़ा ज्यादा साफ तौर पे देखने में मदद कर सकते हैं। और शायद थोड़े बेहतर फैसले ले लेने की। हाँ, शायद। दुनिया तो जटिल है ही, और ये तरीके हमें उस जटिलता को थोड़ा बेहतर समझने में एक तरह से मदद कर सकते हैं। तो सुनने वालों के लिए ये विचार है कि क्या ये चर्चा उनके लिए उपयोगी रही, इन तरीकों के बारे में उनके क्या विचार हैं, और क्या आपको लगता है कि इन्हें समझाने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता है? हमें ज़रूर बताएं।